हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपकी लाइफ इन जनरल अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग का चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। पेपर 7 के लिए अराउंड 10 से लेके 15 मार्क्स तक कैरी करता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, प्लस थ्योरी क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, प्लस एमसीक्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर तो मस्ट है अपने इंटरनेशनल टैक्सेशन में। नाउ ये चैप्टर्स थोड़ा बहुत अपने को हार्ड भी लगता है, बट ट्रस्ट में हार्ड नहीं है। एक बार बस थोड़ा लेंदी लगता है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 96 पेजेस का है, जबकि नॉन रेसिडेंट जो चैप्टर है स्टडी मटेरियल में वो 105 पेजेस था। वो अलग बात है कि उसमें 2-3 चैप्टर्स मिला के था, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस भी उसमें था, सेक्शन नंबर 9 भी उसमें था, बट स्टिल ये 96 पेजेस है और अब हो जाएगा, इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। बट सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे कि आपको समझना है कि ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले 5 मिनट 10 मिनट आपको खाली करक्स बता देती हूँ, उसके बाद अपन डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अपन बस एक ओवरव्यू जस्ट ताकि आपको समझ में आए कि ये सेक्शन आखिरकार कहना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन वर्ड फोकस है, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है जहाँ पे ये ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर या जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा अगर जो एक ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन किसके बीच में होगा? एसोसिएट एंटरप्राइज होगा। फॉर द टाइम बिंग एसोसिएट एंटरप्राइज को वैसे समझ लो कि वो रिलेटिव्स हैं। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपको टीवी चाहिए। ठीक है, आपको एक टीवी चाहिए, आपने उसका प्राइस देखा अमेजन में, वो 20,000 रुपीज़ का था। आपका एक कज़न है, दूर का रिश्तेदार है, उससे उसका टीवी का शोरूम है, उससे आपने पूछा तो उसने बोला तेरे से क्या प्रॉफिट लूँगा, मेरा जो बाइंग रेट है मैं उसी में तेरे को सेल कर दूँगा, तेरे 15,000 में सपोज वो सेल कर देगा। नाउ यहाँ पे अगर मार्केट रेट क्या है 20,000, आपको क्या मिल रहा है 15,000 रुपीज़ में। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे आपको 5,000 का बेसिकली डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ पे सपोज़ एक आपका फ्रेंड देखा आपका टीवी, आप उसको बहुत पसंद आया, उसने आपसे पूछा कि तूने कहाँ से लिया, तो आपने वो शोरूम रेफ़र कर दिया, बट आपने ये नहीं बताया कि हाँ वो मेरा रिलेटिव था या कितना में लिया ना। वो बंदा वो शोरूम में गया, वो शोरूम वाला उससे 20,000 ही लिया क्योंकि वो उसका रिलेटिव नहीं है, राइट, तो उससे 20,000 में लिया। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं ऐसे होते हैं। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो चांसेस है कि वो एसोसिएट एंटरप्राइज तो रिलेटिव्स है, तो उसमें जो चांसेस हैं कि उसमें जो प्राइस है वो थोड़ा कम प्राइस में हो दैन दैट ऑफ मार्केट रेट। मार्केट रेट में जो प्राइस है उससे कम में वो किए होंगे। उससे क्या होगा, उससे हमारे इनकम मतलब हमारी जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है वो रिड्यूस करके दिखा रहे होंगे, जबकि जो लाइबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। ये केसेस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ट्रांसफ़र प्राइसिंग आया है। तो जब भी बेसिकली ट्रांजेक्शन्स होते हैं एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो क्या हो सकता है, चांसेस है कि उसमें जो रिलेशन है उनका वो बीच में आ सकता है, एंड उनका जो उन्होंने जिस प्राइस में किया है वो एक्चुअल आर्म लेंथ प्राइस ना हो। आर्म लेंथ प्राइस मतलब जो मार्केट रेट है वो प्राइस ना हो। तो इस केस में यहाँ पे जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसमेंट करता है, असेसमेंट टाइप का करता है, मतलब बेसिकली बुक्स मंगवाता है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, एविडेंस मंगवाता है, एंड वो कंप्यूट करता है कि अगर ये ट्रांजेक्शन हम किसी अनरिलेटेड पर्सन के साथ करते तो कितना प्राइस पे होता। जो सपोज हम अगर अनरिलेटेड पर्सन के केस में करेंगे, हमारे एग्जांपल में 20,000 होता और यहाँ पे 15,000 है, तो मतलब यहाँ पे आर्म लेंथ प्राइस 20,000 है, बट उन्होंने जो ट्रांजेक्शन किया है 15,000, तो 5,000 का उन्होंने क्या किया, लाइबिलिटी रिड्यूस करने की कोशिश की। देयरफॉर ये 5,000 को वो क्या करेंगे, इनकम में ऐड कर देंगे, एंड इससे उनका इनकम टैक्स 5,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग में बेसिकली अपने को यही करना है कि जो एक्चुअल प्राइस है और उसको अपने को आर्म लेंथ प्राइस में कंपेयर करना है, एंड देन अपने को एडजस्टमेंट करना है। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि लाइबिलिटी उन लोग कम दिखा रहे हैं, अंडर स्टेट कर रहे हैं, तो अपन उसको ठीक कर देंगे। अपन मतलब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, ठीक कर देगा। ठीक है, ये एक फर्स्ट वाला हुआ। अब यही सब बातें मैं थोड़ा आपको अंदर अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले कहा कि ट्रांजेक्शन होने चाहिए एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में। एसोसिएट एंटरप्राइज का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किसको हम एसोसिएट एंटरप्राइज बोलते हैं। तो बेसिकली 6 से 7 चीज़ें हैं, अगर वो उतना परसेंट उसमें होल्ड करिए, उतना वो करिए तो वो हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। वो सेक्शन अपने को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट चीज़ आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि वो लोग जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हो रहा है कि नहीं। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है तो ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग का जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होगा ना। आपको सेकंड चीज़ यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जो भी एसोसिएट एंटरप्राइज है, चाहे वो एसोसिएट एंटरप्राइज दोनों नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं या एक नॉन रेसिडेंट, मतलब कम से कम एक नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है। अब 2 से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजेक्शन हो सकता है, उनमें से कम एक तो नॉन रेसिडेंट होना ही है। चाहे सब हो सकते हैं, चाहे 2 हो सकते हैं, चाहे 1 होता है, बट एक तो नॉन रेसिडेंट होना ही है।
ठीक है, एसोसिएट एंटरप्राइज का क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ ट्रांजेक्शन, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन भी 2 या 3 टाइप के होते हैं। ब्रॉडर वे में लो तो 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं और एक कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एंड थर्ड अगर आप लोगों तो एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है और एक कुछ ट्रांजेक्शन होता है जिसको हम डीम्ड टू भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मानते हैं। एंड थर्ड हमारा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। ये 3 ट्रांजेक्शन्स होंगे बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, किस जो भी प्राइस में होंगे। अब उन लोग तो अब उन लोग क्या कि उन लोग सब कुछ हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एसोसिएट एंटरप्राइज में। उन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर लिया एसोसिएट एंटरप्राइज में, तो उनको जो डॉक्यूमेंट्स मतलब बेसिकली उनको एक रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट करनी रहती है जो कि सीए से ऑडिट हुआ रहना चाहिए। तो वो सब उन लोग रिपोर्ट वगैरह फाइल करेंगे। वो रिपोर्ट कहाँ जाएगा, डिपार्टमेंट के पास जाएगा। जो असेसिंग ऑफिसर है वो स्क्रूटनी असेसमेंट में कैसा होता है कि उन लोग बेसिकली सब फाइल्स हम असेस करते हैं, राइट। कुछ फाइल्स करते हैं जिसमें उनको लगता है कि हाँ इसमें उन्होंने कुछ टैक्स इवेजन क्या होगा, ऐसा कुछ क्या होगा, तो कुछ फाइल्स जाती हैं या कुछ सैम्पलिंग बेसिस में जाती है, ऐसा होता है। तो सिमिलरली इस केस में भी ऐसा होगा, ठीक है। जो बहुत सारी रिपोर्ट्स फाइल जाएंगी, बहुत सारे एसएससीज का जो ट्रांजेक्शन्स में एंटर किए हैं उसमें से असिस्टेंट ऑफिसर कुछ फाइल्स को देखेगा एंड कुछ फाइल्स में वो देखेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन का प्राइस है वो एक आर्म लेंथ प्राइस के हिसाब से है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे जो असिस्टेंट ऑफिसर है उसके मतलब बेसिकली इस चैप्टर में अपने को 5 या 6 मेथड्स दी गई हैं कि हम आर्म लेंथ प्राइस कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली मेथड्स हैं कि हम लोग आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालना है, वो हम मेथड्स डिटेल में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स क्या होता है कि जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो खुद आर्म लेंथ प्राइस नहीं निकाल के एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑफिसर होता है उसको दे देता है केस, ठीक है। ध्यान से सुनो, खुद आर्म लेंथ प्राइस नहीं निकाल के एसएससी क्या करता है, टीपीओ को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो इन दिस केस यहाँ पे भी टीपीओ को भी जो ये एसएससी है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। वो 6 मेथड्स को खुद यूज़ ना करके टीपीओ को ट्रांसफ़र कर देगा एंड टीपीओ कैलकुलेट करेगा कि जो वो ट्रांजेक्शन जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन जिस अमाउंट में हुआ है और जो आर्म लेंथ प्राइस है, इन आर केस 15,000 एंड 20,000 में क्या क्या डिफरेंसेस है एंड कैसे क्यों ये डिफरेंसेस आए हैं, ऐसा मतलब बेसिकली वो आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा, ठीक है। एक और थर्ड रिड्रेसल है, यहाँ पे अपन पढ़े हैं एडवांस रूलिंग, ठीक है। हम जीएसटी में भी पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है कि हमको एडवांस में लोग बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। मतलब अगर हमको नई इंडस्ट्री डालनी है या फिर हम हमको कोई टैक्स कंप्लायंस जानना है कि कैसे होगा, क्या इसको हमको कैसे ट्रीटमेंट करना है, हम नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, हमको पता नहीं है कि इसका इंडिया में कैसा टैक्स ट्रीटमेंट होगा, तो हम एडवांस रूलिंग सॉर्ट करते हैं। तो इसमें भी एक एडवांस रूलिंग टाइप ऑफ चीज़ है एपीए, ठीक है। उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, मतलब उनको पहले से बता दिया जाता है कि तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस इस केस में कैसे होगा या तुमको आर्म लेंथ प्राइस किस मेथड से निकालना है, वो सब अगेन डिटेल में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। वो एपीए बोल के भी एक होता है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट ऑफिसर है आइदर वो खुद वो 6 मेथड्स यूज़ करके आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है या फिर एसएससी जाके वो एपीए के पास जाके पूछा सकते हैं उनका आर्म लेंथ प्राइस क्या होगा, या फिर यहाँ पे जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो ट्रांसफ़र कर सकता है टीपीओ को, ठीक है। नाउ क्या हो रहा है, जो भी आर्म लेंथ प्राइस निकलेगा, अब जो आर्म लेंथ प्राइस निकला, ठीक है, और जो एक्चुअल में डिफरेंसेस हैं, अब इनको पता चला कि चलो डिफरेंसेस हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें के बाद उन लोग क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे एंड बोलेंगे कि ये जो आर्म लेंथ प्राइस निकला है उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली उनका इनकम को वो इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये है पूरा इन शॉर्ट ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अब इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत कुछ है, वो अपन पढ़ेंगे। सेकंड चीज़, सेक्शन नंबर 1 को एक बार गोली मारो, पहले अपन पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं, लास्ट में मैं एक लिस्ट बना दूंगी सारे सेक्शन के, एंड देन विल जस्ट रिवाइज दोज थिंग्स, तो आपको सेक्शन नंबर भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ट्रांसफर प्राइसिंग समझ में आया होगा। इन केस थोड़ा एब्सेंट माइंडेड हो गया होगा क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं, राइट, मैं बोल रही हूँ, लिखा हुआ रहता है, सुना बोलती हूँ तब ज़्यादा असर करता है अपने दिमाग में, क्योंकि अपने ज़्यादा सेंसेस खुले रहते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको बोली हूँ, तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो एक बार प्लीज़ देखना, अगर आप ये 10 मिनट सुन लेंगे ना तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ईजी लगेगा। तो एक बार प्लीज़ आप 10 मिनट वापस जाके देख लें, ठीक है। मैं अभी वापस कंटिन्यू करती हूँ अपना ट्रांसफर प्राइसिंग में। अपन ये सब पढ़ लिया, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर पे अभी अपन नहीं ध्यान देंगे, अपन कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, सेक्शन नंबर अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्म लेंथ प्रिंसिपल, तो बेसिकली इसमें यहाँ पे ये देखो फर्स्ट पैरा ही पढ़ लो। आर्म लेंथ प्राइस ऑफ ए ट्रांजेक्शन बिटवीन टू एसोसिएट एंटरप्राइज इज अ प्राइस दैट वुड बी पेड इफ ए ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस बिटवीन टू कंपेरेबल इंडिपेंडेंट एंड अनरिलेटेड पार्टीज। मतलब कि यहाँ पे तो बेसिकली आर्म लेंथ प्राइस मतलब क्या होता है कि अगर जो भी ट्रांजैक्शन का प्राइस है, अगर जो भी ट्रांजैक्शन का कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं
एक एसोसिएट एंटरप्राइज में अगर वही ट्रांजेक्शन किसी अनरिलेटेड पर्सन से होगा, ठीक है, तो आप कितना कंसिडरेशन होगा, कितना एक्चुअल पेमेंट होगा, उसको हम आर्म लेंथ प्राइस होता है। बेसिकली जो मार्केट में प्रीवेलिंग रेट है, मतलब एक अनरिलेटेड पर्सन एक शॉप जाता है और वो वही ट्रांजेक्शन के लिए वो जितना पे करता है उसको हम आर्म लेंथ प्राइस बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि व्हाट डू मीन बाय आर्म लेंथ प्राइस, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्म लेंथ प्रिंसिपल है, अगेन डोंट इवन रीड, ये सब इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन सिनेरियो में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा ये ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविज़न कब लगेगा, तो एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और ये जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज में होना चाहिए, जिसमें दोनों या एक कम से कम नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा वो बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज होगा, एंड एसोसिएट एंटरप्राइज में कम से कम एक या दोनों नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। और ये जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो किसी भी नेचर का हो सकता है, मतलब बहुत ही ब्रॉडर टर्म दिया आपको ट्रांजेक्शन्स का। परचेस हो सकता है, सेल, लीज, टेंजिबल प्रॉपर्टी का, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो सकता है, लैंडिंग या बोरोइंग मनी हो सकता है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये बोल रहा है कि इन केस, देखो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि अगर आपने आर्म लेंथ प्राइस से कम में आपने एक्चुअल प्राइस दे रखा है तो आपने लाइबिलिटी को अंडरस्टेट कर लिया, तो लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपका असेसमेंट होता है, समझ लो, ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजंस लगते हैं। बट अगर अपन आर्म लेंथ प्राइस निकाले और उससे अपने को पता चला कि आपका जो लाइबिलिटी है ना वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि 20,000 आपका आर्म लेंथ प्राइस है बट आपने खरीदा है 22,000 में, तो 2,000 से आपका जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो इस केस में हम ट्रांसफर प्राइस नहीं लगाएंगे। जो आपका एक्चुअल प्राइस है हम उसी को मान लेंगे, हम आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं मानेंगे। बट अगर आपका लाइबिलिटी आपने कम दिखाया है और उसको इंक्रीज़ होना है तो हम ट्रांसफर प्राइसिंग लगाएंगे। बट अगर आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, तब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपका जो एक्चुअल पेमेंट आपने किया दैट इज इन आवर एग्जांपल 22,000, वही हम मान लेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा सा पॉइंट था, ओके। उसके बाद ये सब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ यहाँ पे सेक्शन नंबर 92A, अगेन सेक्शन नंबर में इतना ध्यान देना नहीं है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस। यहाँ पे 92A1 में अपन एसोसिएट एंटरप्राइज पढ़ेंगे, 92A2 में हम डीम एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे, ठीक है। दोनों पढ़ते हैं, एकदम इजी है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है स्टडी मटेरियल में, मतलब आपको बेसिकली कंडीशंस दे दिए हैं एंड देन आपको एग्जाम्पल्स देते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताती हूँ, पहले एग्जांपल पढ़ते हैं फिर अपन कंडीशंस पढ़ेंगे तो अपने को क्लियरली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल 1 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो ए लिमिटेड है ना, वेयर ए लिमिटेड वो पार्टिसिपेट कर रहा है इन द मैनेजमेंट ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है इन द मैनेजमेंट ऑफ बी लिमिटेड, एंड जो बी लिमिटेड है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है इन द मैनेजमेंट ऑफ सी लिमिटेड। नाउ ए लिमिटेड बी में कर रहा है, बी लिमिटेड सी में कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ए लिमिटेड सी लिमिटेड में भी कर रहा है डायरेक्टली पार्टिसिपेट। तो इस सिनेरियो में बोथ बी लिमिटेड और सी लिमिटेड एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे ए लिमिटेड का, ठीक है। समझ में आया, ए बी को कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो ए सी को कर रहा है इनडायरेक्टली। यहाँ पे अपने को वर्डिंग्स में यही बोल रहा है कि एंटरप्राइज जो कि पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट्स इन मैनेजमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, कंट्रोल ऑफ अदर एंटरप्राइजेस एंड कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। कैपिटल में कर रहा है, मैनेजमेंट में कर रहा है, कंट्रोल में कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है इन केस ए एंड बी एसोसिएट एंटरप्राइज है, इनडायरेक्टली कर रहा है ए एंड सी एसोसिएट एंटरप्राइजेस है। समझ में आया, फर्स्ट इसको हम मान लेंगे। सेकेंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को एंड बी लिमिटेड को, ओके। यहाँ पे अपन एंटरप्राइज का पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं। इफ़ वन और मोर पर्सन पार्टिसिपेट्स, मिस्टर ए डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड में एंड बी लिमिटेड में, इन सच ए सिनेरियो बोथ ए एंड बी आर एसोसिएट एंटरप्राइज, मतलब कॉमन कंट्रोल कर रहा है ए एंड बी को। मेरा एक XYZ लिमिटेड है, एक PQR लिमिटेड है, मैं XYZ लिमिटेड के मैनेजमेंट में भी हूँ, PQR लिमिटेड के मैनेजमेंट में भी हूँ, तो जो XYZ लिमिटेड है एंड PQR लिमिटेड है दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे, ठीक है। ये था हमारा 92A1। अगेन इसमें भी देखो वर्डिंग्स देखो तो मैनेजमेंट है, कंट्रोल एंड कैपिटल है, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट। और यहाँ पे हमारा एंटरप्राइज था, यहाँ पे अपना कौन है, पर्सन है, ओके। अब आते हैं डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइजेस में।
इसमें फर्स्ट अपना सब्सटेंशियल वोटिंग पावर है, मतलब अगर एक एंटरप्राइज होल्ड कर रहा है 26% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर एंटरप्राइज में, तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। सीधे एग्जांपल्स में आ जाओ, ए लिमिटेड हेल्ड कर रहा है 33% ऑफ वोटिंग राइट्स इन बी लिमिटेड, बी लिमिटेड होल्ड कर रहा है 40% ऑफ वोटिंग राइट इन सी लिमिटेड। तो देयरफॉर यहाँ पे जो ए लिमिटेड 26% से ज़्यादा डायरेक्टली होल्ड कर रहा है बी लिमिटेड में एंड इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है सी लिमिटेड में, तो बोथ बी एंड सी आर एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पे अभी अगेन यहाँ पे कॉमन कंट्रोल वाला आ गया, जो यहाँ पे इधर भी देखो एक हमारा एंटरप्राइज का है, एक कॉमन कंट्रोल पर्सन वाला आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो मिस्टर ए मोर देन 40% वोटिंग पावर रख रहा है एक्स लिमिटेड में, मोर देन 40% रख रहा है वाई लिमिटेड में, तो जो एक्स एंड वाई लिमिटेड है बोथ एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है अगर कोई भी एंटरप्राइज लोन दे रहा है टू अदर एंटरप्राइज, कितना लोन दे रहा है, जितना भी वो अदर एंटरप्राइज का जो भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट है उसका 51% से ज़्यादा अगर लोन दे रहा है। तो एग्जांपल देखो कि एक कंपनी का टोटल एसेट वाई लिमिटेड का बुक वैल्यू 100 करोड़ है और जो एक्स लिमिटेड जो लोन दे रहा है वो 60 करोड़ का दे दे रहा है, दैट मीन्स वो 60% लोन दे रहा है, तो ये दैट इज मोर देन 51%। तो देयरफॉर बोथ द कंपनीज बोथ द एंटरप्राइज आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गारंटी बोरोइंग है, तो जो भी कंपनी जितना भी बोरो कर रहा है उसमें से अगर मतलब एक कंपनी बोरो कर रहा है मनी कहाँ से, बैंक से या किसी से भी मनी बोरो कर रहा है और दूसरा कंपनी उसमें गारंटी दे रहा है 10% से ज़्यादा, मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ बोरोइंग है उससे 10% से ज़्यादा का वो गारंटी दे रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि वो एसोसिएट एंटरप्राइजेस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पी हैज़ टोटल लोन ऑफ $1 million फ्रॉम XYZ बैंक ऑफ अमेरिका, आउट ऑफ दैट ए लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है वो 20% ऑफ द टोटल बोरोइंग का गारंटी दे रहा है, दैट इज़ 10% से ज़्यादा दे रहा है, तो यहाँ पे उसको हम क्या मान लेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है वन एंटरप्राइज अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सपोज 30 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें से एक कंपनी 16 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर ली है या फिर वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट की है, तो उस केस में जो कंपनी वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट की है या फिर जो कंपनी मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट की है वो कंपनी को हम एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। एग्जांपल देखो, एक्स लिमिटेड के 15 डायरेक्टर्स थे, आउट ऑफ दैट वाई लिमिटेड 8 डायरेक्टर्स अपॉइंट की है, तो इस केस में एक्स एंड वाई हमारे क्या हो जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ मेजॉरिटी डायरेक्टर्स टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस बाय द सेम पर्सन, मतलब यहाँ पे अगेन वही कॉमन कंट्रोल वाला आ गया कि मिस्टर ए 9 डायरेक्टर्स अपॉइंट किया है एक्स लिमिटेड में आउट ऑफ 15 डायरेक्टर्स एंड मोर देन 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट किया है वाई लिमिटेड में, तो बोथ यहाँ पे एक्स एंड वाई लिमिटेड है वो डिम एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। ठीक है, मतलब देखो सब में पहले एक ठोक तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला बता रहे और सेकेंड अपना पर्सन वाला बता रहे। अपन रिवाइज करेंगे इसको 1 मिनट बाद, पहले पूरा पढ़ लेते हैं और 3-4 ठोक हैं यहाँ पे। फिर है इंटेंजिबल्स, मतलब कि सपोज एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड 100% ऑफ इंटेंजिबल्स प्रोवाइड कर रहा है। इंटेंजिबल्स मतलब नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, कोई डेटा डॉक्यूमेंट कैसे स्पेसिफिकेशन का होगा, मतलब जो भी नो हाउस हैं वगैरह वगैरह, एक कंपनी पूरा 100% उस कंपनी का पूरा 100% नो हाउ प्रोवाइड कर रहा है एंड उस नो हाउ को यूज़ करके वो कंपनी क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। ठीक है, समझ में आया, मतलब एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है, वाई लिमिटेड हमारा इंटेंजिबल्स, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को जितने भी इंटेंजिबल्स चाहिए, जितने भी उसको नो हाउ वगैरह चाहिए, वो पूरे के पूरे वाई लिमिटेड उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक्स एंड वाई लिमिटेड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। नेक्स्ट केस में यहाँ पे अपना है रॉ मटेरियल्स का, अगर एक कंपनी 90% ऑफ द रॉ मटेरियल्स है जो कंज्यूमर्स है वो प्रोवाइड करी है दूसरी कंपनी को, तो दोनों हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। मतलब मैं अगेन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, मेरा जो 90% ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा है वो वाई लिमिटेड से आ रहा है, तो बोथ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन सेल, तो यहाँ पे बेसिकली मैं गुड सेल कर रही हूँ, बट जो मैं गुड सेल कर रही हूँ जिस एंटरप्राइज को, उसके वो कंडीशंस डाल रही है, उसके मतलब बेसिकली जो भी हमारा प्राइस है, जो भी कंडीशंस है, वो इन्फ्लुएंस बाय सच अदर एंटरप्राइज, मतलब मैं सेल कर रही हूँ वाई लिमिटेड को एंड वाई लिमिटेड इन्फ्लुएंस करेगी कैसा प्राइस होना चाहिए, कैसा कंडीशंस में करना है, दैट मीन्स वो मेरे को ऑर्डर दे रही है, दैट मीन्स हम एसोसिएट एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल बाय कॉमन इंडिविजुअल, तो यहाँ पे बेसिकली आप यही पढ़ लो। एग्जाम्पल, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी रिलेटिव है, ए हैज़ कंट्रोल ओवर एक्स लिमिटेड, मिस्टर बी का कंट्रोल है वाई लिमिटेड में, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। इसका वर्डिंग्स पढ़ो, व्हेन वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, द अदर एंटरप्राइज इज ऑल्सो कंट्रोल बाय सच इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव या जॉइंटली विथ रिलेटिव एंड विथ इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ समझ लो, तो मिस्टर एक्स कंट्रोल कर रहा है
ए लिमिटेड को, एंड मिसेस एक्स क्या कर रही, कंट्रोल कर रही है बी लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड क्या हो रहा है, हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल बाय एचयूएफ मेंबर, मतलब यहाँ पे बेसिकली एचयूएफ कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को। नाउ एचयूएफ के ही जो मेंबर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, मेंबर्स कंट्रोल कर रहे हैं, और जो मेंबर्स के जो रिलेटिव है वो कंट्रोल कर रहे हैं बी लिमिटेड को। तो यहाँ पे ए एंड बी लिमिटेड क्या हो जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ब्रॉडर कर दे रहा है टर्म को। ठीक है, मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज में बहुत ब्रॉडर कर दे ताकि हमारा जो ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविज़न है वो मैक्सिमम जगह एप्लीकेबल हो सके। उसके बाद है इंटरेस्ट इन फर्म एओपी भी है। तो अगर किसी भी एंटरप्राइज या किसी भी फर्म में 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको हम एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे, या कोई भी अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट रिलेशनशिप है बिटवीन टू एंटरप्राइजेस उसको भी हम एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। चलो एक बार रिविजन कर लेते हैं, हम खाली एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वर्डिंग्स आप देख लेना। पहले ए लिमिटेड डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है बी लिमिटेड को, एसोसिएट एंटरप्राइज इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है सी लिमिटेड को, एसोसिएट एंटरप्राइज। मिस्टर ए कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को, मिस्टर ए कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को एंड बी लिमिटेड को। तो इस केस में ए एंड बी लिमिटेड बोथ हमारे क्या होंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। उसका सब्सटैंशियल वोटिंग पावर 26% से ज़्यादा बी लिमिटेड में हेल्प कर रहा है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन सी लिमिटेड, बोथ विल बी एसोसिएट एंटरप्राइज। मिस्टर ए 40% एक्स में है, मिस्टर ए 40% वाई में है, तो एक्स एंड वाई हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। अगर हम लोन एडवांस कर रहे हैं 51% और मोर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ अदर एंटरप्राइज, तो हम एसोसिएट एंटरप्राइज है। गारंटी दे रहे हैं 10% से ज़्यादा, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं या फिर वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे कोई बंदा मिस्टर ए एक कंपनी में हाफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, मोर देन हाफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, दूसरे कंपनी में वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो दोनों कंपनीज भी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगी। नो हाउ पूरा दूसरे एंटरप्राइज से आ रहा है अपना, तो नो हाउ मतलब बेसिकली इंटेंजिबल्स पूरा का पूरा अपने दूसरे कंपनी एंटरप्राइज से आ रहा है, तो वो एंटरप्राइज जो हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। 90% ऑफ रॉ मटेरियल किसी एंटरप्राइज से आ रहा है तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगी। हम गुड सेल कर रहे हैं बट जो भी प्राइस वगैरह है वो अदर एंटरप्राइज इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वो भी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगर मिस्टर ए और उसके या फिर रिलेटिव दोनों, मतलब मिस्टर ए होल्ड कर रहा है एक्स में, उसके रिलेटिव होल्ड करी है वाई में, तो एक्स एंड वाई विल बी एसोसिएट एंटरप्राइज। एचयूएफ कर रहा है कंट्रोल ए को, एचयूएफ के मेंबर या उसके मेंबर के रिलेटिव्स कंट्रोल कर रहे हैं बी लिमिटेड को, तो ए और बी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। 10% है एओपी बीओआई फर्म के केस में एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट रिलेशनशिप अगर है तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे आ जाओ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। ओके, हमने फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था दैट इज एसोसिएट एंटरप्राइज होना जरूरी है, तो वो क्लियर हो गया। तो आपको कोई भी क्वेश्चन देगा आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम लोग एसोसिएट एंटरप्राइज है कि नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसोसिएट एंटरप्राइज अगर है तो ही अपना यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। नाउ सेकंड चीज़ आपको देखना है एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ साथ ही कि वो उसमें से कम एक नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, एसोसिएट एंटरप्राइज रेसिडेंट है तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, एटलीस्ट वन नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, दो चीज़ आपको ये देखना है। थर्ड आपको ये देखना है कि ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन मैंने आपको 3 ट्रांजेक्शन बताए हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, सेकेंड है डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, एंड थर्ड है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, जो कि इस चैप्टर में लास्ट में दिया है कहीं पे। ठीक है, तो वो बाद में ही पढ़ लेंगे अपन, इस चैप्टर वाइज ही चलते हैं अपन। फर्स्ट अपना है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स एंड देन डीम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रांजेक्शन के यहाँ पे जो इन लोग स्कोप रखे हैं बहुत ही वाइड स्कोप रखे हैं। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज अदर ऑफ बोथ ऑफ देम नॉन रेसिडेंट। अगेन बहुत बार बोल रही हूँ कि कम से कम एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, 2 हो वेल एंड गुड बट एक तो नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। ट्रांजेक्शन में आपका सेल परचेज लीज ऑफ, देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है, सेल परचेज लीज ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ है, सर्विसेज आ जाएंगे, लैंड इन बोरोइंग मनी आ जाएगा, प्रॉफिट लॉसेज इनकम ये सब आ जाएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट कुछ है वो आ जाएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। 92B2 देखो डीम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, तो कोई भी अगर ट्रांजेक्शन जो कि एंटर कर रहा है एसोसिएट एंटरप्राइजेस, इसमें से वन नॉन रेसिडेंट होने चाहिए, और प्रायर एग्रीमेंट है। प्रायर एग्रीमेंट क्या चीज़, सेल का है, प्रायर एग्रीमेंट है बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज एंड अनरिलेटेड पर्सन, और जो टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन है ना वो भी एसोसिएट एंटरप्राइज पहले से डिटरमाइन कर दे रहा है, तो इसको भी हम डीम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, देखो फर्स्ट केस यहाँ पे ए लिमिटेड जो है ना वो 26% हेल्ड कर रहा है
ए लिमिटेड जो है वो 26% हेल्ड कर रहा है सी लिमिटेड में। तो जो ए लिमिटेड है एंड जो सी लिमिटेड है वो हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज है। नाउ ए लिमिटेड एग्रीमेंट में एंटर किया है मिस्टर बी से, जो कि एक अनरिलेटेड पार्टी है, वो इसको गुड सेल कर रहा है। नाउ ये जो मिस्टर बी है वो एक एग्रीमेंट में एंटर किया है विथ सी लिमिटेड, एंड यहाँ से जो ये माल जा रहा है वो वापस इधर चले जा रहे हैं। तो बेसिकली ये बस एक डाइवर्जन लोग क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन अगर आप ओवरव्यू से देखें तो ए लिमिटेड सी लिमिटेड को ही ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको हम डीम एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे। अगेन ए लिमिटेड का एसोसिएट एंटरप्राइज है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड एग्रीमेंट में एंटर किए हैं बी से गुड सेल करने के लिए, मिस्टर बी एग्रीमेंट में एंटर किया है सी लिमिटेड से गुड सेल करेगा। तो बेसिकली ए लिमिटेड इनडायरेक्टली सेल कर रहे हैं एसोसिएट एंटरप्राइज को, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेस, ठीक है। और इस केस में भी हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया? इसको हम डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मानेंगे। ओके, देन स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, एंड देन नेक्स्ट चलते हैं अपन आर्म लेंथ प्राइस के कंप्यूटेशन में। यहाँ से भी अपना इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे तो ये सब कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया वही है। अभी एक बार ये पढ़ते हैं, फिर अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे। इधर आओ, देखो मैंने आपको बताया था कि आर्म लेंथ प्राइस अपने को देखना रहता है एक्चुअल ट्रांजैक्शन, मतलब जितना प्राइस पे किए हो, एंड आर्म लेंथ प्राइस को आपको कंपेयर करना रहता है। और मैंने आपको अगेन बताया था कि असेसिंग ऑफिसर जब वो असेसमेंट में लेगा, मतलब बेसिकली जब वो कंप्यूट करेगा आर्म लेंथ प्राइस, तो उसके पास 5 से 6 मेथड्स होंगे कि जिससे वो आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकें। तो वो ये है कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस की, ये 4 से 5 मेथड्स हैं। तो बेसिकली ये वाला इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इधर से ही आ जाओ आप। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड प्राइस वन है, इसको हम बोलते हैं कप मेथड, ठीक है। उसके बाद रीसेल प्राइस मेथड है, कॉस्ट प्लस मेथड है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन प्रॉफिट है, एंड आपका एनी अदर मेथड अगर हमको बोर्ड बता रहे हैं तो वो मेथड भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगेन क्या क्या मेथड है, कप मेथड है, आरएसपी रीसेल प्राइस मेथड है, कॉस्ट प्लस मेथड है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड एंड एनी अदर मेथड है। ओके, अब अभी ये जो मेथड्स अपने को उसको डिटेल में पढ़ना है, बट अपन यहाँ से पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया है आपको, इसी से पढ़ेंगे अपन, एंड मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो अपन दोनों से पढ़ने वाले हैं। नाउ ये सब जो मेथड्स हैं, ये पढ़ने से पहले आपको समझना है कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली देखो ये सब है, ये सब मेथड्स हैं, एंड इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकते हो। नाउ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट कि कौन से मेथड यूज़ करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ करना है वो आपको क्वेश्चंस पढ़ के पता चलेगा। क्वेश्चन में जो डेटाज गिवन होगा उससे आपको पता चलेगा कि आपको इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करना है। क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा वो मेथड आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने को कैसे पता चलेगा, तो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये देखो ये वाला जो है ना, ये जो बॉक्स है ना, ये अपने को बेसिकली बता रहा है कि कौन सा मेथड को अपने को कब यूज़ करना है। तो ये बॉक्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अपने को ये पता चलेगा कि कौन सा मेथड अपने को कब यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बॉक्स अपने को पढ़ना है, एंड देन यहाँ पे आपको बताया कि ये मेथड को अपने को कैसे यूज़ करना है। पहले कौन सा मेथड को कब यूज़ करना है, जिससे जो भी क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होगा, तो क्या डेटा गिवन होगा जिससे आपको कब मेथड यूज़ करना है, क्या डेटा गिवन होगा अपने को प्रॉफिट स्प्लिट मेथड करना है, वो अपने को फर्स्ट बॉक्स में बताया है, एंड देन अपने को कैसे करना है वो यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। अच्छा, और एक मन में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या एक ही आर्म लेंथ प्राइस निकलेगा। खैर क्वेश्चन नहीं आया होगा आई गेस, बट हाँ एक से ज़्यादा भी निकल सकता है आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। एक ही मेथड से, एक कप मेथड से ही हम एक से ज़्यादा आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकते हैं। तो उस केस में कैसा होगा वो फर्दर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका अलग से कंसेप्ट है, रेंज कंसेप्ट वगैरह, तो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साउंड करता होगा, बट बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम ईजी सा है। बेसिक मैथ्स चाहिए, मैथ्स चलो नहीं भी आता होगा, मैथ्स अब कभी गिरा होगा तो भी हो जाएगा, इसमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन सा मेथड कब यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये मेथड कैसे यूज़ करना है वो पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले है कप मेथड। ये कप मेथड कब अप्लाई होगा, वेयर देयर इज सिमिलर ट्रांजेक्शन बिटवीन अनकनेक्टेड पार्टीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जैसे ए लिमिटेड है, वो एक सेम चीज़, सेम आर्टिकल दो लोगों को बेच रहा है। एक है हमारा एक्स लिमिटेड और एक है हमारा वाई लिमिटेड, ठीक है। सेम आर्टिकल है, सपोज 1000 यूनिट है, बेच रहा है एक्स लिमिटेड को, एंड वाई लिमिटेड कौन बेच रहा है, ए लिमिटेड। नाउ यहाँ पे ये जो वाई लिमिटेड है ना, वो एक्स लिमिटेड का एसोसिएट एंटरप्राइज है। ए लिमिटेड का
एक्स का बोली क्या मैं, नहीं देखो ए लिमिटेड का एसोसिएट एंटरप्राइज है वाई लिमिटेड। कैसे है, सपोज वो 26% से ज़्यादा वोटिंग पावर हेल्ड कर रहा है वाई लिमिटेड में, ठीक है। अब ये जो है ये एक्स लिमिटेड को वही सेम 1000 यूनिट का बेचा है 5000 रुपीज़ में, एंड ये वाई लिमिटेड को बेचा है वही सेम चीज़ 4500 में, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है। नाउ अपन ऐसे नहीं जस्ट बोल सकते कि ये जो 4500 500 रुपीज़ को जो कम में बेचा है जस्ट बिकॉज उसका एसोसिएट एंटरप्राइज का रिलेशन है इसलिए उसको 500 में कम बेचे। कुछ और भी अपने केसेस हो सकते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? फर्स्ट, ये जो वाई लिमिटेड है वो बल्क में ख़रीदा है, ये जो आर्टिकल है वो बल्क में ख़रीदा है, या फिर पेमेंट तुरंत किया है जिससे उसको कैश डिस्काउंट मिला है, ठीक है। वैसे देखो बल्क वाला में तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि 1000 यूनिट ही खरीदते हैं, तो चलो वो बल्क वाला नहीं आएगा। सपोज उसने क्या किया है, पेमेंट तुरंत कर दिया है या फिर एडवांस में पेमेंट कर लिया जिससे उसको कैश डिस्काउंट मिला। सेकेंड केस क्या हो सकता है, कुछ अपने को फ्रेट पे करना रहता है, तो सपोज यहाँ पे जो वाई लिमिटेड है वो फ्रेट पे कर दिया है, बट यहाँ पे जो एक्स लिमिटेड है वो फ्रेट पे नहीं किया, तो देयरफॉर जो फ्रेट का चार्जेस है वो 5000 में इंक्लूडेड है। ये केस हो सकता है। अगर हमारा यूनिट सेम नहीं होगा तो अपन ऐसा हो सकता है कि वाई लिमिटेड क्या क्या बल्क में खरीदा, देयरफॉर उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। एक्स लिमिटेड एक दो आइटम ही खरीदा, देयरफॉर उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिला। ये सब भी कुछ केसेस हैं हमारे, जैसे कि आर्म लेंथ प्राइस, मतलब हमारे यहाँ पे 500 का डिफरेंस आ रहा है, तो अपने को वही जानना है कि कितना अपना ये सब रीज़न की वजह से कम है एंड कितना एसोसिएट एंटरप्राइज के केसेस है। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे पता है, अपन ले लेंगे 5000, ठीक है। उसमें अगर आपको सपोज बोला है कि उसने पेमेंट जल्दी कर लिया इसलिए उसको मिला डिस्काउंट 200 रुपये का, तो वो अपन ऐड माइनस करेंगे, तो अभी अपना कितना में उसको मिलना चाहिए, 4800 में। सपोज उसने वापस बोला कि उसने इंश्योरेंस पे कर दिया था और इसने इंश्योरेंस पे नहीं किया, तो सपोज अपन 100 और माइनस कर लेंगे क्योंकि हमारा 100 इंश्योरेंस में है, तो अपना यहाँ पे 4700 होना चाहिए। अब और कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब 4700 हमारा क्या होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए, और एक्चुअल प्राइस हो रहा है 4500। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो 200 है ये बिकॉज ऑफ हमारा एसोसिएशन है, क्योंकि हम एसोसिएट एंटरप्राइज हमारे बीच में रिलेशन है, इसलिए 200 हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है जो हमको नहीं देना है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आर्म लेंथ प्राइस क्या होगा, 4700 होगा, एंड इस हिसाब से हमारा जो 200 का लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है कप मेथड, समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास पहले से आपको बता दिया जाएगा एक ट्रांजेक्शन आपने किया है एसोसिएट एंटरप्राइज से, एंड सिमिलर ट्रांजेक्शन आपने किया है किससे, एक अनरिलेटेड पर्सन से। अगर ऐसा कोई केस है तो आपको यहाँ पे कप मेथड यूज़ करना है, ठीक है। कप मेथड यूज़ करने का फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ पे देखो अनरिलेटेड पर्सन से स्टार्ट करना, हमारे केस में हमने 5000 से स्टार्ट किया था। उसके जो भी डिफरेंसेस आएंगे और जो भी फंक्शनल डिफरेंसेस आएंगे, जिसका मैंने बताया बल्क वाला, इंश्योरेंस फ्रेट वाला, वो सब आपको एडजस्ट करना है, प्लस या माइनस करना है, एंड आपका आर्म लेंथ प्राइस निकल आएगा, ठीक है। फर्स्ट कप मेथड अपने को ऐसा यूज़ करना है, समझ में आया, ठीक है। अब होता है नेक्स्ट रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड क्या है, रीसेल प्राइस मेथड को कब यूज़ करेंगे, अगर आपने जो आर्टिकल है वो आपने परचेस किए हैं एसोसिएट एंटरप्राइज को से और आप उसको सेल कर रहे हैं अनरिलेटेड पार्टी से। मतलब सपोज मैं ट्रेडिंग बिजनेस में हूँ और मैं यहाँ पे एक आर्टिकल एक्स है, मैं मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीद रही हूँ एंड कस्टमर्स को बेच रही हूँ। तो इस केस में अगर मेरा कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है और मैंने आर्म लेंथ प्राइस में नहीं किया, तो इसमें अपना ट्रांसफर प्राइसिंग वाला एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड कब होगा, अगर आप ऑब्टेन कर रहे हैं, अगर आप ऑब्टेन कर रहे हैं एसोसिएट एंटरप्राइज में एंड रिसोल्ड कर रहे हैं रिलेटेड पार्टीज में, तब आपका ये रीसेल प्राइस मेथड आ सकता है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, रीसेल प्राइस मेथड में बेसिकली आपको जीपी मार्जिन वगैरह दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अनरिलेटेड पर्सन से स्टार्ट करना है। जितना अनरिलेटेड पर्सन से आपने सेल का अमाउंट आपने रिसीव किया है वो लेना है, उसमें से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो माइनस करना है, या कुछ परचेजेस एक्सपेंसेस है वो माइनस करना है, और कुछ अगर डिफरेंसेस हैं वो उसको एडजस्ट करके आपको आर्म लेंथ प्राइस निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड हम उसमें भी पढ़ते आ रहे हैं कॉस्ट में। तो इस मेथड में क्या होता है, वह सेमी फाइनिश गुड्स आर सोल्ड टू एसोसिएट एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली व्हेन मतलब एक एसोसिएट एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर करता है एंड वो मैन्युफैक्चर वाला दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज को सेल कर दे रहे हैं, तो इस केस में अपना रीसेल प्राइस मेथड आएगा। बेसिकली इसका पहचान अपना ये है कि अपने को इसमें कॉस्ट दिया रहेगा, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट प्लस कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया रहेगा, उसमें से कॉस्ट में आपको जीपी मार्जिन को ऐड करना है, ठीक है। कॉस्ट में आपको जीपी मार्जिन को ऐड करना है और कुछ अगर डिफरेंसेस है उसको एडजस्ट करना है, इसमें आपको आर्म लेंथ प्राइस आ जाएगा। ये आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस रहते हैं। अगर रहते हैं तो अपन इलस्ट्रेशन से चैप्टर में ज़्यादा है नहीं, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन ही करेंगे।
उसके बाद आता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। तो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड आप कब यूज़ करते हैं? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड बेसिकली अप्लाई होता है अगर कुछ यूनिक इंटेंजिबल सप्लाई हो रहा है या फिर मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जॉइंट वेंचर है। ठीक है, जॉइंट वेंचर में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है देखो कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को एक जॉइंट वेंचर में। वहाँ पे अपना प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कैसे होता है? तो बेसिकली देखो, ऑब्वियसली ए लिमिटेड कुछ खर्चा किए होंगे, बी लिमिटेड कुछ खर्चा किया होगा इस जॉइंट वेंचर में। तो जितना भी जो भी खर्चा करके जो भी इनका प्रोजेक्ट है उसमें जितना भी प्रॉफिट आएगा, सबसे पहले अपन वो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे एंड उन लोग जितना खर्चा किए हैं उस रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना बेसिकली जितना खर्चा किया, जितना सपोज ये ए लिमिटेड लेबर का पेमेंट ए लिमिटेड कर रहे हैं, बी लिमिटेड टेक्निकल मतलब मशीनरी का पेमेंट कर रहा है। तो जैसे इन लोग जितना खर्चा किए हैं उसके रेशियो में ये जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे एंड उस हिसाब से हम आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे। आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकलेगा? ए लिमिटेड के लिए अलग निकलेगा, बी लिमिटेड का अलग निकलेगा। सबसे पहले ए लिमिटेड का आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकलेगा? जितना वो खर्चा किया उसमें से उसका कितना प्रॉफिट का शेयर आ रहा है। बी लिमिटेड में भी जितना वो खर्चा किया उसमें से उसका जितना प्रॉफिट का शेयर आया यहाँ पे रेशियो में जो अपन डिवाइड किए उसमें से जितना उसका शेयर आया वो हम उसमें कर देंगे, उससे हमारा क्या निकल जाएगा? आर्म लेंथ प्राइस निकल जाएगा। ये देखो सीपीएम में प्रॉफिट स्प्लिट, टोटल प्रॉफिट को रेशियो में डिवाइड करना है एंड जितना उन लोग कॉस्ट निकलते हैं प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट करने से अपना प्रॉफिट स्प्लिट मेथड आ जाएगा। एंड लास्ट हमारा ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। तो इसमें अपने को नेट प्रॉफिट का मार्जिन कैलकुलेट करना है। ओके, तो कहाँ से हम, हमारा ये हो गया था, पांचों मेथड हो गए। ठीक है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने इसको आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, एंड सिक्स मेथड हमारा क्या था? एनी अदर मेथड जो कि बोर्ड बताएगा वो मेथड से भी हम आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा, जो भी क्वेश्चन में सर्कमस्टांसेस वगैरह गिवन होगा उस क्वेश्चन, और जो मोस्ट रिलायबल आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा उसको करके अपने को क्या निकालना है? वो मेथड यूज़ करके अपने को आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे अगेन आपको बता रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या हो सकता है? नेचर एंड क्लास ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, क्लास एसोसिएट एंटरप्राइजेस से क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। अवेलेबिलिटी, कवरेज एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा क्या क्या है वैसे देख सकते हैं। डिग्री कितना तक अपन कंपेयर कर पाएंगे, अगर कंपेयर करना है तो अपन कब मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच रिलायबल एंड एक्यूरेट एडजस्टमेंट एंड ये सब कुछ बेसिक सा थ्योरी है, अगेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इधर आओ, अपन पढ़ते हैं रूल 10C। ये तेरी अपना रेंज कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे इधर आ जाती हूँ। देखो यहाँ पे है कि रेंज कंसेप्ट ना किसी किसी चीज़ में एप्लीकेबल होता है, रेंज कंसेप्ट हर चीज़ में एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि इधर आ जाओ, इतना थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल वो जो पेपर में लिखी हूँ वही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन रेंज कंसेप्ट कब अप्लाई करेंगे? अगर अपने को एक मेथड यूज़ करके अपने बहुत सारे आर्म लेंथ प्राइस निकले हैं तो अपने को रेंज कंसेप्ट अप्लाई करना है। कैसे कब अप्लाई करना है? जब मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हम जो सिलेक्ट किए हैं उसमें से वो कब मेथड है, रीसेल प्राइस है, कॉस्ट प्लस मेथड है, ट्रांजेक्शनल रेट है। तो बेसिकली वो प्रॉफिट वाला को इसको मैं नहीं बताया, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड नहीं है। बाकी अगर मेथड यूज़ कर रहे हैं और जो डेटा सेट कंस्ट्रक्टेड है वो मोर देन 6 है तो अपने को क्या करना है? अपने को रेंज कंसेप्ट अप्लाई करना है। व्हाट इज दिस डेटा सेट कंस्ट्रक्टेड? चलो मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू अप्लाई। चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा। देखो सबसे पहले यहाँ पे पहले रेंज कंसेप्ट बताती हूँ फिर ये बताऊँगी। ये देखो, ये रहा रेंज कंसेप्ट। अगर अपन को एक मेथड यूज़ किया, सपोज अपन कप मेथड यूज़ किए हैं, कप मेथड से अपने को ये सब आर्म लेंथ प्राइस निकला है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 है, मतलब ये जो डेटा, इसको हम डेटा सेट बोलेंगे। ये जो डेटा सेट है ना वो 6 से कम है तो यहाँ पे आपका जो रेंज कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो डेटा सेट हमने अभी पढ़ा है 6 से ज़्यादा होना चाहिए तभी हमारा रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। इस केस में ये 5 डेटा सेट है, मतलब 5 जो डेटा है ना, तो इसलिए यहाँ पे रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक बार चलो मान लो कि इसमें 6 है, एक बार मैं 5 से बताती हूँ। सपोज इसमें आप मान लो कि आपको यहाँ पे जो रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, जनरली मतलब ये प्रैक्टिकली नहीं होगा, बट एक बार मैं एग्जाम्पल के लिए बस बता रही हूँ कि सपोज इसमें रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पे अपने को रेंज कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है फर्स्ट आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो यहाँ पे ये आपको जो भी डेटास गिवन है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे 136 हो जाएगा, फिर 145 हो जाएगा, फिर 158 हो जाएगा, फिर 162 हो जाएगा, फिर 170 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, सेकेंड आपको 2 परसेंटाइल निकालना है, 35 परसेंटाइल एंड 65 परसेंटाइल। हमेशा आपको ये 2 परसेंटाइल निकालना है, 35 परसेंटाइल एंड 65 परसेंटाइल। ये परसेंटाइल कैसे है? जो डेटा सेट है, ये देखो यहाँ पे
35 एंड 16% ऑफ डेटा सेट, क्या हो गया इसमें जो आपको 35 एंड 65% निकालना है डेटा सेट का, मतलब यहाँ पे डेटा सेट अपने कितने हैं 5 है। तो सबसे पहले 35% निकालेंगे 5 का, तो 5 इंटू 35/100 निकालेंगे 1.75 आएगा, एंड 5 इंटू 65/100 निकालेंगे 3.25 आएगा। अभी ये जो अपने नंबर आए हैं ये हमारे होल में नहीं आए हैं, तो इस केस में जब ये नंबर होल में नहीं आएगा तो जो नेक्स्ट बिगेस्ट नंबर है अपन वो ले लेंगे। तो 1.75 के केस में अपना 2 है, एंड 3.25 के केस में अपना 4 है। अभी अपन को क्या करना, हमारा जो रेंज है ना वो सेकंड एंड फोर्थ के बीच में है। सेकंड वाला अपना अभी अपने को ये नहीं देखना है, इसको तो अपन असेंडिंग ऑर्डर में किया है, अपने को ये देखना है। तो अपना सेकंड क्या है 145, फोर्थ क्या है 162। तो अभी यहाँ पे ये बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर हमारा एक्चुअल प्राइस जो हम पे किए हैं वो बिटवीन 140 कितना है सॉरी 145 से लेके 162 के बीच में है, तो हमारा जो एक्चुअल प्राइस है उसी को हम क्या मान लेंगे, आर्म लेंथ प्राइस मान लेंगे। तो बेसिकली आपको एक रेंज दे दिया है, और अगर आपका एक्चुअल प्राइस इन आर्म लेंथ के रेंज के बीच में है तो वही जो आपका एक्चुअल प्राइस है उसी को हम आर्म लेंथ प्राइस मान लेंगे। बट अगर मतलब इन केस यहाँ पे अगर आपका जो आर्म लेंथ प्राइस है सपोज 150 है, तो वो विद इन 145 एंड 162 है, तो आपको जो 150 का आपका एक्चुअल प्राइस है, सपोज यहाँ पे आपका एक्चुअल प्राइस 150 है और ये 150 विद इन द रेंज विद इन द रेंज है, तो इसको को हम ALP मान लेंगे, आर्म लेंथ प्राइस मान लेंगे। अपन अपना आर्म लेंथ प्राइस जो कैलकुलेट किया वो नहीं देखेंगे। बट सपोज आपका जो आर्म लेंथ प्राइस आपका जो एक्चुअल प्राइस है वो 172 है, जो कि विद इन द रेंज ऑफ 145 से लेके 162 नहीं है, तो उस केस में अपन मीडियन निकालेंगे। मीडियन मतलब मिडिल वाला, तो मीडियन हमारा डेटा सेट का 50% हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 50/100। इसमें आपका 2.5 आया, इसको अगेन आपको हायर में ले जाना है 3। अब यहाँ पे आपको थर्ड प्लेस में क्या है, देखो थर्ड प्लेस में हमारा क्या है 136 है, सॉरी ये वाला नहीं देखना, अपने को असेंडिंग ऑर्डर देना है 158 है। तो अगर हमारा जो हमारा एक्चुअल प्राइस 172 था जो कि विद इन द रेंज नहीं था, तो अपन मीडियन निकाल के अपना थर्ड वाला आ जाएगा जो कि बीच का है, वो हमारा 158 आ जाएगा। एंड 158 को हम क्या मानेंगे, 158 को हमारा क्या मान लेंगे अपन, आर्म लेंथ प्राइस मान लेंगे। ठीक है, समझ आया। सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसके बाद आपको 35 परसेंटाइल एंड 65 परसेंटाइल निकालना है। उसके में अगर ये फ्रैक्शन वाइज आएगा तो आपको नेक्स्ट हायर नंबर ले लेना है। अगर आपका एक्चुअल प्राइस विद इन द रेंज लिमिट है तो वो जो आपका एक्चुअल प्राइस है उससे को आप आर्म लेंथ प्राइस ले लेंगे। बट अगर आपका एक्चुअल प्राइस विद इन द रेंज नहीं है तो आप अगेन मीडियन निकालेंगे। मीडियन मोड अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से। मीडियन मतलब बीच का, तो आप बीच का मतलब 50 परसेंटाइल निकालेंगे, एंड जो 50 परसेंटाइल में आपका जो आर्म लेंथ प्राइस आएगा उसी को आपको आर्म लेंथ प्राइस लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये तो बताइए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक इधर देखो, अगर आपका यहाँ पे जो डेटा सेट है ना, यहाँ पे डेटा सेट 5 है, 5 के लिए बेसिकली रेंज का आंसर एप्लीकेबल नहीं होगा। 6 से ज़्यादा होगा तो रेंज का आंसर एप्लीकेबल होगा। बस मैं एग्जांपल के लिए बताई, तो डोंट बी कंफ्यूज। नाउ सपोज आपका जो डेटा सेट है वो 20 है, ठीक है। अगर आपका डेटा सेट 20 है तो यहाँ पे देखो, अगर हम 35 परसेंटाइल निकालेंगे तो 20 इंटू 35/100 करेंगे ना, 7 आएगा। नाउ ये जो 7 है ये आपका क्या है, होल नंबर है, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन नहीं है, आपका ये 7th है, क्या है, होल नंबर है। तो अपने को 35 परसेंटाइल अपना जो 7th प्लेस में है ना, सपोज हमारे 7th प्लेस 8th प्लेस 6th प्लेस में यहाँ पे 150 था, यहाँ पे 152 था, यहाँ पे 154 था। तो अपना ये जो 35 परसेंटाइल निकला तो अपना 7 निकला। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे पता है, अपना 35 परसेंटाइल सिर्फ 7th प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे अपने को 152 प्लस 154/2 करना है। मतलब ये दोनों का आपको एवरेज निकालना है, जो आएगा वो आपका 35 परसेंटाइल होगा। समझ में आया, ठीक है। 7th वैल्यू प्लस 8 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका 35 परसेंटाइल होगा। सिमिलरली विद 65 परसेंटाइल में आपका 13 आया, तो 13th वैल्यू प्लस 14 वैल्यू बाय 2 करेंगे तो आपका 65 परसेंटाइल आएगा। अब ये दोनों के रेंज में अगर हमारा एक्चुअल प्राइस है तो वही हमारा आर्म लेंथ प्राइस निकल जाएगा। अगर उस रेंज में नहीं है तो अगेन अपन क्या करेंगे, अगर अपन क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन अपना कैसे निकलेगा, 20 डेटा सेट है इंटू 50% करेंगे तो यहाँ पे अपना 10 आएगा। नाउ 10 हमारा 10 प्लस 11/12 का जो 2 का जो वैल्यू होगा वो हमारा मीडियन आएगा। उसी को हम क्या मान लेंगे, आर्म लेंथ प्राइस मान लेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, व्हेन टू अप्लाई रेंज, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हमारा ये सब मेथड है। और जो डेटा सेट है वो 6 या मोर एंट्रीज है। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर आपको 35 एंड 65 परसेंटाइल निकालना है ऑन द डेटा सेट। फिर अगर यहाँ पे अगर वो विद इन द रेंज नहीं होगा तो आपको यहाँ पे मीडियन निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहे हैं कुछ कुछ केसेस में रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। रेंज कंसेप्ट क्या एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर डेटा सेट 6 से कम है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है तो आपका रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसमें आपको कैसे करना है उसका यहाँ पे बताई
हूँ मैं, अगर आपका वन मेथड से मोर देन वन ALP निकला है और ये लेस देन है 6, लेस देन 6 है, 6 से तो अपना रेंज कैसे होगा, लेस देन 6 है, तो उसमें आपको नॉर्मल एवरेज निकालना है। एरिथमेटिक में मतलब नॉर्मल एवरेज आपको निकाल लेना है। सपोज यहाँ पे आपको जो डेटा होगा वो 150, 152, 153, 154 दिया, तो बेसिकली सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 4 कर लो, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। वो एवरेज निकाल लेना है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, 3% एंड 1% का टॉलरेंस बैंड दिया गया है। दैट मीन्स देखो, अगर आपका एक्चुअल प्राइस जो ट्रांजेक्शन आप किया वो 150 में किए हैं, ठीक है, और आपका एवरेज, दो केस हो सकता है, एक केस में आपका एवरेज निकलेगा 152, मतलब आपने जो ये एरिथमेटिक मीन किया ना उसका आपका एवरेज 152 निकला, और एक केस में आपका सपोज 155 निकला, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे अपने को टॉलरेंस बैंड दिया गया है, तो सबसे पहले अपन 150 को इंटू 3% करेंगे, तो ये समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.33 सपोज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन का हमारा क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे ये 154.3 हो रहा है। नाउ फर्स्ट केस में देखो, हमारा जो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस है ना वो 152 है, मतलब हमारा यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि 150 के अगर आपके मतलब आपका में 3% का अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है आर्म लेंथ प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच में, तो हम उसको एज इट इज़ रख लेंगे, हम उसका आर्म लेंथ प्राइस में नहीं करेंगे। हमारे केस में 150 का 3% हो रहा है 4 रुपीज़, तो 154 तक अगर हमारा जो वैल्यू है 154 तक है, ठीक है। अगर हमारा ALP भी 154 से कम आ रहा है, मतलब वो 3% से भी कम का फ्लक्चुएशन है, तो हमारा जो एक्चुअल प्राइस है उसी को हम क्या मान लेंगे, ALP मान लेंगे। तो इस केस में अगर हमारा 152 हमारा ALP है और तो हम 150 ही हमारा क्या मान लेंगे, ALP मान लेंगे, क्योंकि 3% से लेस हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। एंड सिमिलरली होलसेल बिजनेस में वो 3% की जगह 1% हो रहा है। तो बेसिकली देखो, अगर आपको सबसे पहले जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है उसमें आपको अगर 6 से कम है तो यहाँ पे आपको एवरेज निकाल लेना है। सपोज आपका एवरेज क्या आया, 153.5 आया, तो यहाँ पे अपने को अलाउबल डिफरेंस टॉलरेंस बैंड कितना है वो देखना है। तो यहाँ पे एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस आपका 150 है, 150 में 3% करोगे तो 154.5 आएगा ना। अपना एवरेज ALP कितना है, 153.5 है, तो वो विद इन द टॉलरेंस बैंड है, तो हमारा जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है उसी को हम ALP मान लेंगे। बट अगर वहाँ पे उस केस में 155 होता तो उस केस में वो 3% से ज़्यादा का हमारा आर्म लेंथ प्राइस में फ्लक्चुएशन है, तो अपन जो अपना आर्म लेंथ प्राइस निकल रहा है, एवरेज आर्म लेंथ प्राइस जो हमारा 155 निकला है, वही अपने को लेना है एज एन आर्म लेंथ प्राइस। एंड ये सब बिजनेस के लिए है एक्सेप्ट होलसेल बिजनेस के लिए। ये जो 3% का लिमिट है वो 1% हो जाएगा अगर आप होलसेल बिजनेस में हो तो बेसिकली देखो यहाँ पे यही लिखा है, 3% एंड 1% लेना है आपको एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस है, ठीक है, एवरेज का नहीं एक्चुअल का लेना है, और उस विथ एवरेज ALP उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये जो पूरा है ना ये आपका हो गया है। देखो मैं आपको कहाँ कहाँ से हो गया, इतना तो अपन पढ़े थे, ये वाला पेज हो गया है, ये पेज हो गया है, ये पेज हो गया हाउ टू अप्लाई, व्हेन नॉट टू अप्लाई होगा, यहाँ पे आपको मतलब बताया 35 परसेंटाइल का, 65 परसेंटाइल का, मीडियन का, यहाँ तक आपका पूरा हो गया है इस एक पेज में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि असेसिंग ऑफिसर खुद मेथड से क्या करेगा, असेस करेगा, 6 मेथड्स दिए हैं, उससे ALP निकालेगा। सपोज वो ALP खुद से नहीं निकाल पा रहा है तो वो ट्रांसफर प्रेजेंट ऑफिसर के पास, सेकंड मेथड में क्या है, ट्रांसफर प्रेजेंट ऑफिसर के पास जा सकता है, उसको बोल सकता है कि तुम ALP निकालो। या थर्ड हमने क्या पढ़ा था, एक एडवांस रूलिंग के टाइप का एक मैंने बताया था, APA बोल के, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले अपन ये सेकंड वाला पढ़ते हैं, रेफरेंस टू TPO 92 CA। ये सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो SSC है वो खुद नहीं करके TPO को ट्रांसफ़र करता है। दिस ऑप्शन टू मेक, यहाँ पे बेसिकली अगर जो असिस्टेंट ऑफिसर है अगर उसको नेसेसरी लगता है या फिर उसको एक्सपीरियंस लगता है तो वो क्या कर सकता है, वो रिफ़र कर सकता है आर्म लेंथ प्राइस का कंप्यूटेशन किसको, TPO को। हाउएवर ये जो ऑप्शन होता है ये SSC के पास अवेलेबल नहीं होता, मतलब यहाँ पे जो SSC है उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। किसका अप्रूवल लेगा, PCIT और CIT का पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे SSC को अगर वो SSC कंप्यूट नहीं कर पा रहा है तो वो PCIT एंड CIT के अप्रूवल के साथ वो TPO को ट्रांसफ़र करेगा। ना क्वेश्चन अराइज, ये TPO है कौन, तो TPO हमारे नन अदर देन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ही होंगे, दैट इज जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि CBDT ऑथोराइज करेगा, वही हमारे क्या होंगे, TPO हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद बोल रहा है कि जब ये रेफरेंस हम TPO को करेंगे तो जो TPO है वो नोटिस सर्व करेगा SSC को, और वो उसे जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसको एविडेंस चाहिए वो स्पेसिफाइड डेट में, मतलब उतना दिन के अंदर वो नोटिस भेजेगा, और उतने दिन के अंदर वो जो डॉक्यूमेंट्स एंड वो जो एविडेंस है वो उससे मंगवाएगा, SSC से मंगवाएगा, ठीक है, जैसे कि वो एविडेंस से वो रिलाई करके आर्म लेंथ प्राइस को कंप्यूट कर सके,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर टीपीओ को अदर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिला, मतलब बेसिकली वो जो उसको जो एसएससी ऑफिसर जो उसको ट्रांजेक्शन्स दे थे कि इसका आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करना है, वो जब कंप्यूट कर रहा था सब्सिक्वेंटली उसको और भी कुछ अदर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मिला तो उसका भी वो आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जो एसएससी है वो रिपोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 92E जो भी हम फर्दर पढ़ेंगे, एक रिपोर्ट सबमिट करना रहता है, अगर वो रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है और उसके ट्रांजैक्शन के बारे में टीपीओ को पता चला तो टीपीओ क्या कर सकता है, आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट कर सकता है। तो हम कैसे डीम कर लेंगे कि यहाँ पे एसएससी ऑफिसर क्या क्या है, ट्रांसफ़र किया है केस टू टीपीओ और यहाँ पे टीपीओ क्या करेगा, आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। अगर हमारा यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, एसएससी रिपोर्ट को फर्निश नहीं कर रहा है अंडर सेक्शन नंबर 92E, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टीपीओ है वो ऑर्डर पास करेगा, मतलब बेसिकली आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करेगा, जो भी उसके पास एविडेंस डॉक्यूमेंट है उसको कंसिडर करके, और जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो एसएससी ऑफिसर को एज वेल एज एसएससी को दोनों को दे देगा। एंड जो भी उसका ऑर्डर होगा वो एसएससी ने ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होगा, ठीक है। एसएससी ऑफिसर को मना नहीं कर सकता है। और ये जो ऑर्डर होगा ये कब देंगे, यहाँ पे जो ऑर्डर देंगे अपना जो टाइम लिमिट है ना सेक्शन नंबर 153 और 153B में, याद करो सेक्शन नंबर 153 में हमारे असेसमेंट के और सर्च एंड सीजर्स के हमारे टाइम लिमिट्स है कि हमको ये ऑर्डर कब तक पास करना है, ठीक है। और उसमें एक ये भी रेफरेंस था कि अगर हमारा जो केस है वो टीपीओ के पास जाता है तो बेसिकली ऐसा था कि 12 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए, बट अगर जो हमारा केस है वो टीपीओ के पास जाता है तो फर्दर हमको 12 मंथ्स का मिलता था, याद करो वो था, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो टाइम लिमिट है ना उसके 60 डेज़ पहले यहाँ पे ये जो टीपीओ का जो ऑर्डर है ना वो आ जाना चाहिए। ये टाइम लिमिट खत्म होने से 60 डेज़ पहले हमारे यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, हमारे पास टीपीओ का रिपोर्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्दर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो 60 डेज़ है उसमें जो भी अगर कोई भी पेंडिंग केसेस वगैरह है जो भी स्टेड हो गया है तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे वेल कैलकुलेटिंग 60 डेज़। और यहाँ पे टीपीओ के पास पावर है कि वो अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 154। हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 154 में कि कौन कौन रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीपीओ नॉन अदर देन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ही हैं, तो यहाँ पे जो टीपीओ है उसके पास जो पावर है कि वो रेक्टिफाई कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 154, ठीक है। और सारे जो पावर्स हमको ये सब में दिए हैं वो सब पावर्स टीपीओ भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो एक बार मैं वापस से इसको कंक्लूड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एसएससी क्या कर सकता है, अगर उसका एक्शन ऑफिसर अगर उसको नेसेसरी लग रहा है तो वो केस को ट्रांसफर कर सकता है टीपीओ को, बट उसको अप्रूवल चाहिए पीसीआईटी एंड सीआईटी का। जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ही हमारे कौन हो सकते हैं, टीपीओ हो सकते हैं। टीपीओ एक नोटिस भेजेगा एसएससी को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एविडेंस मंगवाएगा विद इन डेट स्पेसिफाइड, और उसके बेसिस में वो क्या करेगा, आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट कर देगा, ठीक है। आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करने के ड्यूरिंग उसको अगर और कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला तो वो उसका भी आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट कर सकता है। एंड अगर एसएससी फर्निश नहीं किया रिपोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 92E तो अपन ये डिम कर लेंगे, और टीपीओ को पता चला कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है तो यहाँ पे अपन ये डिम कर लेंगे कि जो एसएससी ऑफिसर है वो केस ट्रांसफर कर दिया टीपीओ को, एंड देन टीपीओ क्या कर लेगा, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे वो ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर बाइंडिंग होगा एसएससी ऑफिसर का, ऑर्डर का कॉपी एसएससी ऑफिसर प्लस एसएससी दोनों को जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने को एटलीस्ट 60 डेज बिफोर द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन नंबर 153 एंड 153B तक अपने को क्या करना है, ऑर्डर पास करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी स्टेड है कोई भी कोर्ट में कोई भी कुछ में तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन अलाउड है। और जो भी पावर्स ये सब हैं सेक्शन नंबर 133(1)(3) के 133A के वो सब इसके पास भी टीपीओ के पास भी रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड चीज़ जो कि हमारा क्या था, रेफरेंस टू टीपीओ। तो इनके अभी हम फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, अगर हमको आर्म लेंथ प्राइस निकालना है तो यहाँ पे एसएससी ऑफिसर 6 मेथड यूज़ करके आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है, वरना वो रेफरेंस दे सकता है टीपीओ को। एंड थर्ड केस हमारा यहाँ पे देखो ये रहा है, दैट इज APA एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये जस्ट लाइक एडवांस रूलिंग है, ठीक है। सेक्शन नंबर 92CC एंड CD यहाँ पे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट दैट इज APA एक एग्रीमेंट है बिटवीन अ टैक्स पेयर एंड टैक्सिंग अथॉरिटीज़। टैक्स पेयर यहाँ पे एसेसिंग ऑफिसर नहीं, यहाँ पे एसएससी और टैक्सिंग अथॉरिटीज़ के बीच में ये एक एग्रीमेंट है जो कि हमको बेसिकली अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स बताते हैं कि हम कैसे हम क्या करें, हम कौन सा आर्म लेंथ प्राइस लें या कैसे किस मेथड से हम आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करें। बेसिकली वो अपने को ये बताता है, ठीक है। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्सिंग अथॉरिटीज़ ऑन अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स फॉर अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। वो बेटर एश्योरेंस ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग हमको मतलब बेसिकली इसे बताते हैं, ओके। नाउ तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे पर्पस ऑफ APA क्या है, अपने को आर्म लेंथ प्राइस के बारे में पता चलता है, और या फिर वो मतलब बेसिकली वो मैनर बता देते हैं कि कैसे हमको आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करना है, कंप्यूट करना है इन सच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस वो बेसिकली हम लोग को जो हमारे 6 मेथड्स है उसमें से कोई एक मेथड बता देंगे या कोई अदर मेथड भी वो चाहे तो बता सकते हैं।
ओके अब यहाँ पे बोल रहा है कि कब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रोविज़न ऑफ एपीए है वो ओवरराइड करेगा प्रोविजन ऑफ 92C एंड 92CA विच आर नॉर्मली एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई सा मेथड जो वो 6 मेथड्स में नहीं है और यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो मेथड वो बताइए आर्म लेंथ प्राइस कंप्यूट करने के लिए, तो दैट विल बी बाइंडिंग ओवर दैम। मतलब वो ऐसा नहीं बोल सकते वो 6 मेथड्स में नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे, जो ये बताएंगे वो ओवरराइड करेगा 92CA को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ एपीए कब होगा। वैलिडिटी बेसिकली जब तक लॉ चेंज नहीं हो रहा है तब तक होगा, बट ये 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर से पहले का नहीं होगा। ओके यहाँ पे बोला कि जो पर्सन जो एएपी है वो एंटर किसके ऊपर बाइंडिंग होगा, तो जो एसएससी है उसके ऊपर होगा। ठीक है, और जो प्रिंसिपल कमिश्नर जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर होगा, और ये जो लेवल होगा प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के लेवल तक का बाइंडिंग होगा। मतलब जिसने अप्लाई किया है एपीए के लिए उसके ऊपर ये बाइंडिंग होगा, जो भी उन लोग ऑर्डर पास करेंगे। एंड डिपार्टमेंट के ऊपर अप टू द लेवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग होगा। ठीक है, और अगर एपीए बाइंडिंग नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज चेंज इन लॉ, मतलब अगर चेंज इन लॉ या फिर जो फैक्ट्स चेंज हो जा रहे हैं तो यहाँ पे ये अगेन बाइंडिंग नहीं होगा। यहाँ पे अभी वर्ड ऑफ इनिशियो कब होगा, अगर आपने ये जो एग्रीमेंट एंटर किया है वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स दिखाए हैं, ठीक है, या फिर सपरेशन किया है कुछ मटेरियल फैक्ट्स को, तो इस केस में हमारा ये जो एग्रीमेंट होगा ये हम उसको वर्ड ऑफ इनिशियो मान लेंगे। ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अगर वर्ड ऑफ इनिशियो हो गया तो क्या हो गया, अगर वर्ड ऑफ इनिशियो हो गया तो अपन ऐसे मान लेंगे कि जो ये एपीए में अगर ये जो एग्रीमेंट है कभी एंटर ही नहीं हुआ था। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी, और ये जो वर्ड ऑफ इनिशियो का तो पीरियड था, मतलब जिस टाइम हम एपीए में एंटर किए और जिस दिन अपने को ये डिक्लेयर हुआ कि जो हम एग्रीमेंट में एंटर किए वो वर्ड ऑफ इनिशियो है, तो वो जो टाइमिंग थे वो हम जो भी अगर टाइम लिमिट कंप्यूट कर रहे हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा 60 डेज या जो भी टाइम लिमिट इंक्लूड पढ़ रहे हैं उसमें वो सब हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। एंड इन केस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ द अबव मेंशन पीरियड इज लेस देन 60 डेज सच रिमेनिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। और अगर हम इसको मतलब इसको हटा के अगर हम देखें कि वो 60 डेज से कम है तो अपन को वो बढ़ा देंगे टू द नेक्स्ट 60 डेज। ठीक है, and if an application is made by any person for entry into an APA, then proceeding in respect of such person will be pending, shall be deemed to be pending। अगर आप APA में एंटर कर लो तो आपके लिए अगर जो भी प्रोसीडिंग वगैरह पेंडिंग अगर है तो उसका मान लेंगे कि वो पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर्सन कौन कौन एलिजिबल है, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी पर्सन अगर वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ले रहा है या फिर वो लेना चाहता है, ठीक है, दैट डजंट मीन कि आप अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ही कर सकते हैं। अगर आप मतलब अगर आप डिज़ायरस है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए तो भी आप एडवांस में क्या कर सकते हैं, ये एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। तो एनी पर्सन प्रपोजिंग टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट अंडर दिस रूल मे बाय एप्लीकेशन, उनको एप्लीकेशन राइटिंग में देना पड़ेगा और फॉर प्री फाइलिंग कंसल्टेशन तो इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म टू DGIT। ठीक है, मतलब DGIT को प्रेस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन रिटर्न में देना पड़ेगा फॉर प्री फाइलिंग कंसल्टेशन कैसा होना चाहिए, मतलब हम अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में एंटर किए तो कैसे कैसे क्या क्या होगा वो आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, बेसिकली इसमें आपको स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट पता चलेगा, आइडेंटिफाइड क्या क्या ट्रांसफर प्राइस इश्यूज़ होंगे, ठीक है, और सूटेबिलिटी है कि नहीं, ये सब आपको बेसिकली जैसे क्रिएट करना है। जो इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे आते हैं उस पर, उससे पहले पर मैं आपको क्या करते हैं रिवीजन करा देती हूँ इतना का, ताकि अपने को स्ट्राइक रहे मन में। पहले एक दो चीज़ और पढ़ लेते हैं फिर अपन रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे है कि एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट भी फर्निश करना है। यहाँ पे जो एसएससी है उसको एक एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट फर्निश करना है, क्वाड्रिप्लिकेट में मतलब 4 टाइम्स करना है, जो प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा DGIT को फॉर ईच ईयर कवर इन द एग्रीमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर दैट ईयर और विद इन 90 डेज ऑफ एंट्री इनटू एग्रीमेंट विच एवर इज लेटर। तो बेसिकली यहाँ पे जो एसएससी है उसको फर्निश करना है एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट 4 टाइम्स DGIT मतलब 4 कॉपीज़ में। ठीक है, एंड ईच ईयर करना है, मतलब जब वो रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं उसको 30 डेज़ के अंदर या फिर जब ये एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है उसके 90 डेज़ के अंदर विच एवर इज लेटर में उसको फर्निश करना है एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट। बेसिकली इसमें ये बताता है कि जो भी एग्रीमेंट में कंप्लायंस टर्म्स एंड कंडीशन से वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक बार वापस हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एपीए में यहाँ पे एक एग्रीमेंट है बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड टैक्स अथॉरिटी। बेसिकली अपने को बताते हैं कि क्या आर्म लेंथ प्राइस होगा, क्या मेथड्स होगा आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने का। ठीक है, पर्पस अपने को पता चल गया, मैनर है वो जो मैनर बताएगा उस मैनर कर सकते हैं, फिर 92C में जो कंप्यूटेशन के मेथड्स हैं वो हो सकता है, बट वो जो भी मेथड बताएगा वही हमारा फाइनल होगा। अब वो ओवरराइड करेगा बाकी सारे प्रोविजंस को। वैलिडिटी 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर तक है, जब तक लॉ चेंज नहीं हुआ तब तक है। बाइंडिंग पर्सन पे होगा, जो एसएससी है उसके ऊपर होगा, जो डिपार्टमेंट है अप टू द लेवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर है कमीशन तब तक होगा। ठीक है, अगर कोई फैक्ट्स चेंज हो रहे हैं या लॉ चेंज हो रहा है तो अगेन अपने को नया एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा।
वर्ड ऑफ इनिशियो मान लेंगे अगर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हो रहा है, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स हो रहा है, और वर्ड ऑफ इनिशियो मान लेंगे मतलब उसको मतलब ऐसा मान लेंगे कि ये एग्रीमेंट कभी भी एंटर किए ही नहीं है। और अगर ये एग्रीमेंट और ये जो वर्ड ऑफ मतलब जब हम एग्रीमेंट में एंटर किया, जो वर्ड ऑफ इनिशियो हो गया, तो वो जो टाइम पीरियड इन बिटवीन है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, जो भी हम टाइम लिमिट कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। और अगर वो 60 डेज से कम होगा तो फर्दर 60 डेज मिल जाएगा, ठीक है, मतलब 60 डेज तक एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सन कौन है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो कर रहा है, जो करने की सोच रहा है, वो एप्लीकेशन इन राइटिंग देके डीजीआईटी को रिक्वेस्ट कर सकता है प्री फाइलिंग कंसल्टेशन के लिए। बेसिकली उन्होंने डिस्कस करेंगे क्या स्कोप ऑफ एग्रीमेंट है, क्या ट्रांसफर प्राइसिंग इशूज़ हैं, सुटेबिलिटी एंड ब्रॉडर टर्म्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कि वो फीस वगैरह पे करेंगे एंड ये सब हमारा एप्लीकेशन उनको टाइम डीजीआईटी को देना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या होगा, इंटरनेट क्या क्या यहाँ पे एग्रीमेंट में क्या क्या थिंग्स इंक्लूड होंगे, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कवर हो रहा है, जो एग्री ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजीज हैं, मतलब बेसिकली एग्रीमेंट में क्या क्या रहेगा, क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या मेथड से आपको ऑनलाइन प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या क्रिटिकल एजम्पशंस आपने लिए हैं, रोल बैक प्रोविजंस पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फर्निशिंग ऑफ एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ जो एसएससी है उसको एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट 4 कॉपीज़ है प्रिस्क्राइब फॉर्म में डीजीआईटी को सबमिट करना है ईच ईयर में। और कब तक करना है, रिटर्न फाइलिंग के 30 डेज़ के अंदर, या फिर एग्रीमेंट एंटर करने के 90 डेज़ के अंदर, विच इज लेटर, ठीक है। ये फिर कंप्लाइंस ऑडिट ऑफ एग्रीमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टीपीओ है वो जो एसएससी है उसका कंप्लाइंस ऑडिट भी करवा सकता है, ये देखने के लिए कि उसने जो एसएससी है उसने सब्सटेंशियल कंप्लाइंस किया है कि नहीं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है एग्रीमेंट में वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, मतलब बेसिकली जो मेथड से वो आर्म लेंथ प्राइस निकालने बोल रहा तो वो आर्म लेंथ प्राइस निकाल रहा है कि नहीं, जो क्रिटिकल एग्जाम्पशंस ले तो वही एग्जाम्पशन लेके वो कंप्यूट कर रहा है कि नहीं। बेसिकली ये सब देखेगा कि जो एसएससी है वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पे ये एसएससी सारे जो इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स जो भी उसको रिक्वायर्ड होगा फॉर डूइंग द ऑडिट वो उसको सेंड करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट है वो टीपीओ फर्निश करेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट इज रिसीव बाय द टीपीओ। तो यहाँ पे टीपीओ को एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट मिलेगा, उसके विद इन 6 मंथ उसको, और जैसे 25 जुलाई को मिला तो एंड ऑफ द मंथ के नेक्स्ट 6 मंथ तक उसको यहाँ पे कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करना है, ठीक है।